अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो कोर्स है CS 604 उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 जो है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 9 में हम पाइप्स का कॉन्सेप्ट है वही जारी रखेंगे और डिफरेंट किस्म के पाइप्स को, डिफरेंट किस्म के आईपीसी टूल्स को, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स हमने थोड़े सा डिस्कस किए तो उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए एक जो टूल हम डिस्कस कर रहे थे वो पाइप का था। पाइप हमारे लिए रिलेटेड प्रोसेसेस जो होते हैं एक दूसरे से जिनका लिंक होता है, उन्हीं प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए मतलब कॉन्करेंटली एक ही वक्त में उसके लिए हम पाइप का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अनरिलेटेड प्रोसेसेस या फिर रिलेटेड प्रोसेसेस दोनों को ही डील करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेम्ड पाइप या फिर फीफो का यूज़ करते हैं। फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसके लिए फिर हम नेम पाइप को यूज़ करते हैं। बाकी ये चीज़ें डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए उसने सिर्फ हमें बताई हुई हैं। फिर तीसरी जो चीज़ होती है वो बीएसटी सॉकेट्स की होती है। बीएसटी सॉकेट्स अगर हम रिलेटेड प्रोसेसेस को या फिर अनरिलेटेड प्रोसेसेस को डिफरेंट या फिर सेम सिस्टम्स पर यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि सेम सिस्टम है वहाँ पर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, या फिर डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं या सिस्टम्स हैं और उन पर अनरिलेटेड किस्म के जो प्रोसेसेस हैं जिनका आपस में लिंक नहीं बनता, एक दूसरे से डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम बीएसटी सॉकेट का यूज़ करते हैं। तो दोबारा देख लें कि पाइप जो है हमारे पास रिलेटेड प्रोसेसेस को ही कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होता है। नेम्ड पाइप जो है या फिफो जो है वो हमारे पास रिलेटेड या अनरिलेटेड प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होता है, बट ऑन वन सिस्टम। अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स के डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बीएसडी सॉकेट का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक सिस्टम कॉल है ओपन की। इससे पहले हम रीड राइट की जो कॉल है उसको यूज़ कर कर चुके हैं और क्लोज़ की कॉल को भी यूज़ कर चुके हैं। उसको देख चुके हैं। अब हमने ओपन की सिस्टम कॉल जो है उसको देखना है। इसका सिनॉप्सिस आपके सामने है। यह क्या करता है कि कोई भी पाथ नेम जो है उसको उठाता है और उसको एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो असाइन करता है। ये जो फ्लैग्स है ना हमारे पास, ओ फ्लैग्स या मोड हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले तो उसने बताया द कॉल कन्वर्ट्स अ पाथ नेम इनटू अ फाइल डिस्क्रिप्टर, यानी कि कोई भी पाथ नेम हम देते हैं किसी फाइल का तो उसको एक फाइल डिस्क्रिप्टर ये असाइन कर देता है। यानी कि उस फाइल को हमारे पास ओपन करके एक फाइल डिस्क्रिप्टर हमें बता देता है कि ये फाइल डिस्क्रिप्टर जो है ये इस फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये जो ओ फ्लैग का आर्गुमेंट हमने यहाँ पर देखा या फ्लैग्स का देखा, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स होते हैं कि जो चीज़ हमने ओपन की है, जो फाइल हमने ओपन की है, वो किस मोड में ओपन किया है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर ORD ओनली लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने जो आउटपुट के लिए फाइल ओपन की है, या फाइल डिस्क्रिप्टर जिस चीज़ को असाइन किया है वो सिर्फ रीड ओनली मोड में, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। OWR ओनली लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसमें राइट कर सकते हैं। RDWR लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप रीड और राइट दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ओ एंड डिले लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये नॉन ब्लॉकिंग है। यानी कि नॉन ब्लॉकिंग से मुराद के ये सिंक्रोनस तरीके से डाटा को जो है वो सेंड करेगा, बिल्कुल भी उसको ब्लॉक नहीं करेगा। जैसे जैसे उसके पास डाटा आएगा तो वो उसको सेंड करता रहेगा, ना कि वो पहले किसी चीज़ का वेट करेगा। इसी तरह से ओ अपेंड ओ क्रिएट जो है वो अपेंड करने के लिए, यानी कि डेटा को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए नए सिरे से यूज़ होते हैं। और ओपन की जो सिस्टम कॉल है वो फेल भी हो सकती है अगर आप उसको चलाते हैं। वो फेल किस वजह से होगी, यानी कि जो फाइल आपने कॉल की है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ऑपरेशन स्पेसिफाइड इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू स्पेसिफिक फाइल परमिशंस, यानी कि जो आपने फाइल परमिशंस आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट की हैं या विंडोज़ के थ्रू या लिनक्स के थ्रू आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो ऑटोमेटिक फाइल परमिशन सेट हुई हुई हैं, उसकी वजह से आपको कुछ काम करने की इजाज़त नहीं भी होती है नॉर्मल यूज़र को। तो वो भी एक रीज़न होती है कि आप किसी ओपन सिस्टम कॉल के थ्रू हर फाइल को ओपन नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि सर्च नॉट अलाउड ऑन कंपोनेंट ऑफ पाथ नेम, यानी कि पाथ नेम तो वैलिड है लेकिन उस पर सर्च अलाउड नहीं है, कि वो वहाँ तक आपका जो कमांड लाइन ऑपरेटर है वो जा ही नहीं सकता। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और उसके बाद जो यूज़र का डिस्क कोटा है वो भी मतलब कि वैलिड नहीं रहता है फाइल सिस्टम को रीड करने के लिए, यानी कि जो डिस्क होती है उसको एलोकेटेड वो वैलिड नहीं रहती है। रीड की जो सिस्टम कॉल है वो फेल हो सकती है। जो हमने स्टडी की थी वो क्यों फेल होती है, एक तो फाइल डिस्क्रिप्टर्स जो हैं वो इनवैलिड हो सकते हैं, बफर्स जो हैं वो इनवैलिड हो सकते हैं, जहाँ पर हम मेमोरी एरिया को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जहाँ मेमोरी एरिया में चीज़ों को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास इनवैलिड हो सकते हैं। नंबर ऑफ बाइट्स इनवैलिड हो सकते हैं, यानी कि हम जितने बाइट्स को रीड करना चाह रहे हैं उतने अवेलेबल ही नहीं है। या फिर सिग्नल को ड्यूरिंग रीड, यानी कि आप रीड बाद में कर रहे हैं और सिग्नल जो इन्वोक है वो पहले हो रहा है। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है कि रीड की सिस्टम कॉल जो है वो फेल हो जाती है। राइट की सिस्टम कॉल क्यों फेल होती है, कि एक तो आप लोग जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं राइट में वो ही इनवैलिड है।
कोई चीज़ आपने आर्गूमेंट कोई भी पास किया ना, जो हमने ऊपर आर्गूमेंट्स लिखे थे राइट के सिस्टम कॉल के लिए, तो वो इनवैलिड हो सकता है। जो फाइल साइज़ की लिमिट है जो आप राइट करना चाह रहे हैं, वो उतनी स्पेस ही आप लोगों के पास नहीं है, या फिर डिस्क इज़ फुल, वो भी सेम ही रीज़न हो सकती है। क्लोज़ के बारे में उसने कोई नुकसान तो नहीं बताया, मतलब फ़ेल की रीज़न तो नहीं बताई। लेकिन उसने हमें ये बताया कि क्लोज़ सिस्टम कॉल जो है वो फ़ाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होती है। मतलब इसका जो रीज़न है इसके फ़ेल होने की, वो सिंपल यही हो सकती है कि आप लोगों के पास फ़ाइल जो है वो ओपन ही नहीं है। जब ओपन नहीं होगी या फ़ाइल डिस्क्रिप्टर किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो वो हमारे पास क्लोज़ के सिस्टम कॉल फिर नहीं चलेगी। कर्नेल मैपिंग होती है जी फ़ाइल डिस्क्रिप्टर्स की। यानी कि फ़ाइल डिस्क्रिप्टर्स जो होते हैं वो फाइनली किसको पॉइंट कर रहे होते हैं, यानी कि ये 0 है तो ये किसी फ़ाइल कंटेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, रेफ़रेंस कर रहा होता है। इस तरह से 1 किसी और फ़ाइल को रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा। तो इस दौरान जो है, इस सारे प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल मैपिंग का यूज़ करता है। कर्नेल मैपिंग क्या होती है कि एक फ़ाइल टेबल होता है हमारे पास, जिसमें तमाम तर फ़ाइल की लोकेशन, फ़ाइल कहाँ पर सेव है, उसकी बाकी चीज़ें क्या हैं, साइज़ क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं फ़ाइल के, वो यहाँ पर सेव होते हैं फ़ाइल टेबल में, ठीक है? और उस फ़ाइल टेबल के अगेंस्ट हमारे पास एक होता है जी आइनोड टेबल, जो कि उसको आप कह लें कि एक यूनिक नंबर कह लें या यूनिक एड्रेस जो है वो असाइन करता रहता है हर फ़ाइल को, ठीक है? ये आइनोड टेबल का काम होता है। अब ये जो प्रोसेस फ़ाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है, ये हमारे पास डिफरेंट फ़ाइल डिस्क्रिप्टर्स को जो है वो यूज़ करके इनको मैप करता है और एक यूनिक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो बनाकर लेकर आता है। तो ये इस तरह से जब आप कोई फ़ाइल किसी फ़ाइल को फ़ाइल डिस्क्रिप्टर असाइन करते हैं ओपन की कमांड के थ्रू, तो इस तरह से प्रॉपर मैपिंग होती है और फिर आप लोगों को वो चीज़ फ़ाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो असाइन होता है। यहाँ पर भी उसने ऊपर यही चीज़ बताई हुई है। अब उसके बाद हमें बता रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड फ़ाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। लास्ट वीडियो में थोड़ा-सा हिंट दिया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसने हमें ये चीज़ बताई भी हुई है कि फ़ाइल्स जब हम ऑटोमैटिकली ओपन करते हैं किसी प्रोसेस के लिए, सॉरी, जब हम कोई प्रोसेस ओपन करते हैं तो उसमें 3 फाइल्स जो हैं वो ऑटोमैटिकली ओपन हो जाती हैं। 3 फाइल डिस्क्रिप्टर जो हैं ऑटोमैटिकली ओपन हो जाते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। 0 जो है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए होता है, 1 डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पर, और 2 जो है वो डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पर एरर। तो 1 जो है वो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए पेरेंट ने जो है वो राइट की कमांड में 1 फाइल डिस्क्रिप्टर को यूज़ किया था। ये जो तीनों फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स, जो कि स्टैंडर्ड फाइल्स यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड फाइल्स कब बनती हैं? जब हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो ओपन होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स हमारे पास बन जाती है, जिनको स्टैंडर्ड फाइल्स बोला जाता है। अच्छा जी, पाइप की सिस्टम कॉल जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्यों फेल होती है। तो एक तो उसने बताया कि आप लोगों के पास जो पर प्रोसेसर फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है, उसमें 2 स्लॉट्स ही एम्प्टी नहीं है। यानी कि एक तो आपको रीड के लिए चाहिए, दूसरी राइट के लिए चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ़ 1 स्लॉट अवेलेबल है या 1 भी नहीं है इस टेबल में, जो कि हमने ऊपर देखा था ना कर्नल मैपिंग में। इसमें अगर 1 भी नहीं है तो फिर हमारे पास वो चीज़ फेल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या होती है कि बफर स्पेस नॉट अवेलेबल इन द कर्नल, यानी कि स्टोर करने के लिए कर्नल के पास जगह ही नहीं है, तो वो फिर पाइप को ओपन नहीं कर सकता, पाइप की सिस्टम कॉल को नहीं चला सकता। और फाइल टेबल इज़ फुल, यानी कि जो हमारे पास फाइल टेबल है वो ऑलरेडी फुल है, मज़ीद फाइल्स स्टोर करने की हमारे पास फाइल टेबल में गुंजाइश नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होती है कि पाइप की सिस्टम कॉल को हम चला नहीं सकते हैं। उसके बाद ये उसने कोड बताया हुआ है, ये सेम वही कोड है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। अब बाकी अगर आप तफ़सील से देखना चाहते हैं सिंटैक्स वगैरह भी, तो वो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा। ये उसने जी एक पाइप fd2 करके एक अरे बनाई है, फाइल डिस्क्रिप्टर्स बनाए हैं 2 पाइप के लिए, रीड और राइट के लिए। फिर ये उसने प्रोसेस आईडी वेरी इंटीजर लगाया है। फिर उसके बाद nrc, nr स्टेटस, ये सारे इंटीजर्स उसने यूज़ किए हैं। फिर उसने एक स्ट्रिंग बना ली है हेलो वर्ल्ड के नाम से, जिसको उसने इस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करवा लिया है। अब वो देख रहा है कि अगर पाइप जो है वो एरर क्रिएट कर रहा है, यानी कि लेस देन 0 -1 आ रहा है, तो उसको एरर थ्रो करेगा। और फिर वो फ़ोर करके चेक कर रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है। अगर वो एरर थ्रो कर रहा है, यानी कि लेस देन 0 है, -1 है, तो फिर वो एरर स्क्रीन पर दिखा देगा या हमारे पास आगे नहीं चल पाएगा। और जैसे ही वो 0 आ जाती है हमारे पास प्रोसेस आईडी 4 के बाद, फिर चाइल्ड का कोड एग्ज़ीक्यूट होगा। वो पहले रीड के एंड को क्लोज़ करेगा और फिर वो राइट कर देगा टेस्ट स्ट्रिंग, जो कि हेलो वर्ल्ड है। और कब तक कितने बिट्स राइट करेगा, तो वो हमारे पास इसकी लेंथ काउंट हो जाएगी। टोटल स्ट्रिंग्स हमारे पास कितने हैं, तो वो आ जाएगा जी। उसके बाद क्लोज़ कर देगा वो राइट एंड को, यानी कि राइट करने के बाद वो क्लोज़ कर देगा। पाइप का जो है वो फिर रन होगा, वो फिर उस राइट एंड को क्लोज़ करेगा, और सॉरी, पेरेंट जो है वो राइट एंड को क्लोज़ करेगा। और फिर वो काउंट कर लेगा जी कितनी स्ट्रिंग उसके पास अवेलेबल हैं, उसकी लेंथ क्या है, उस हिसाब से फिर वो राइट कर लेगा। और वो वेट करेगा जब तक ये चाइल्ड अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, और वो आगे से प्रिंट कर देगा कि गुड वर्क चाइल्ड, अब पेरेंट भी यानी कि एग्जीक्यूट हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद कह रहा है पाइप्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कमांड लाइन टू कनेक्ट स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ वन प्रोसेस टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर। पाइप को अगर आप कमांड लाइन पे यूज़ करते हैं ना, यानी कि आप जो आपका सीएलआई होता है, जो हमने कुछ लेक्चर्स में पिछले में देखा भी था, तो वो आपकी कुछ कमांड्स की एक प्रोसेस को जो है वो दूसरे प्रोसेस के साथ जोड़ देता है। जैसे कि आप ये कर रहे हैं सीएटी बाय ईटीसी बाय पास डब्ल्यू, यानी कि बाय ईटीसी बाय पास डब्ल्यू में, पास डब्ल्यूडी में जो भी डाटा स्टोर्ड है, वो कैट फाइल के ज़रिए से क्या होगा, वो लिस्ट हो जाएगा कि कौन कौन सा डाटा स्टोर्ड है। लेकिन आप साथ में ये कमांड भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पाइप जीआरईपी ज़हीर। इसका इससे क्या होगा कि पाइप जीआरपी ज़हीर करने से बाई ईटीसी बाई पास डब्ल्यूडी में जो फाइल में डाटा पड़ा हुआ है, उसमें जहाँ-जहाँ पे ज़हीर लिखा होगा, ये उस लाइन को भी साथ में प्रिंट कर देगा। अगर आप पाइप का यूज़ नहीं करते हैं, तो यही काम आपको इस तरह से करना पड़ेगा। पहले आप कैट बाई ईटीसी बाई पास डब्ल्यूडी करके टेम्प 1 में अपना जो आउटपुट है उसको स्टोर करवाएँगे, यानी कि टेम्प 1 के नाम से एक टेम्परेरी फाइल बन जाएगी और उसमें ही डाटा स्टोर होगा। फिर आप लोग जीआरईपी ज़हीर का यूज़ करके टेम्प 1 से इस पैटर्न को रीड करेंगे और फिर आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएँगी जो जिसमें ज़हीर का नाम लिखा हुआ है। तो यही काम आप 2 लाइनों में कर रहे हैं और यही काम आप कितनी लाइनों में कर रहे हैं? 1 लाइन में कर रहे हैं। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि आरएम टेम्प 1 यानी कि टेम्प 1 की फाइल को आप रिमूव कर रहे हैं। तो पाइप जो है हमारे पास कमांड लाइन पर इस तरह से यूज़ होता है, एक प्रोसेस की आउटपुट को दूसरे प्रोसेस के साथ जोड़ने के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।